हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉम्प्लेक्स टू रियल। आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी सीरीज जो कि होगी एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन डिफरेंट फील्ड्स। क्यों ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा टॉपिक, और मैंने ये वीडियो बनाने का क्यों सोचा, क्योंकि मैथ्स को लेकर ज़्यादातर ये थिंकिंग है कि मैथ्स के फील्ड में अगर आपको जाना है तो ही मैथ्स बच्चे पढ़ने की कोशिश करते हैं। पर एक्चुअल में बात यह है कि मैथ्स की जो एप्लीकेशंस है वो बहुत सारे फील्ड्स में लगती है, और जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको पता चलता है कि मैथ्स हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट रहा है। मैं कुछ बात करूंगी फील्ड्स की जिसमें मैथ्स इम्पोर्टेंट है, और मेरी वीडियोस भी उसके ऊपर आएंगी वन बाय वन। जो कि पहला टॉपिक होगा मेडिकल साइंसेस को लेके, दूसरा मैं बात करूंगी इन फाइनेंस, देन थर्ड वन विल बी इन इंडस्ट्रियल, उसमें फील्ड में आपके लिए कैसे हेल्पफुल है, आर्ट्स में कितना हेल्पफुल है, उसके बाद स्पोर्ट्स में कितना हेल्पफुल है, कॉम्पिटिशनल लिंग्विस्टिक में ये कितना हेल्पफुल है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है स्कूल्स में जब बच्चे पढ़ते हैं तो क्लास में एक सेक्शन ऐसा होता है जिसमें बच्चे मैथ्स को लेके बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, पर कुछ बच्चों का ऐसा भी कंडीशन रहता है कि मैथ्स उनको डिफिकल्ट लगता है या कहीं ना कहीं सब्जेक्ट उनके लिए बोरिंग हो जाता है। तो पेरेंट्स के लिए यहाँ पर बढ़ जाती है टेंशन कि कैसे उनके लिए इंटरेस्टिंग बनाए और क्यों उनको मैथ्स पढ़ना ज़रूरी है एटलीस्ट 12th क्लास तक, और जो उनके कॉन्सेप्ट्स हैं मैथमेटिक्स के, जितना भी मैथ्स वो पढ़ रहे हैं एटलीस्ट दिमाग में ये ना हो कि हम खाली मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं। जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी क्लैरिटी ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसको अप्लाई करने जा रहे हैं। सो मेरी सीरीज़ का ये है पहला वीडियो जो कि होगा एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन मेडिकल साइंसेस। बहुत सारे डॉक्टर्स और नर्सेज जो हैं मैथ्स को यूज़ करके देखते हैं कि क्या बीमारी है, डायग्नोस करते हैं, फिर उसके ट्रीटमेंट के बारे में समझा जाता है। तो मैथ्स बहुत तरीके से हेल्पफुल है। कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखूंगी जिससे आपके लिए समझना आसान हो जाएगा कि जो मैं बात कहना चाह रही हूँ उसको वो सपोर्ट करता है। तो मैं सबसे पहले बात करूंगी कोविड-19 के बारे में, क्योंकि ये बीमारी बहुत ज़्यादा टाइम से आप देख ही रहे हैं, आपके सामने है। तो जो उसका प्रेडिक्शन है चार्ट्स और ग्राफ्स की वजह से कैलकुलेट हो पाता है। जैसे मान लीजिए डेली बेसिस पे कितने पेशेंट्स आ रहे हैं, कितने एक्टिव केसेस हैं, कितने लोग ठीक हो पा रहे हैं। तो चार्ट एंड ग्राफ की वजह से एक ट्रेंड पता चलता है डिजीज का, जिसमें कि आपको पीक भी पता चलता है कि कहाँ पर पीक आने वाला है या पीक जा चुका है, डिजीज एक तरीके से खत्म हो रही है। तो इसमें स्टैटिस्टिक्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है किसी भी बीमारी का ट्रेंड समझने के लिए। तो एक अच्छा वर्ड अगर मुझे यूज करना है तो मैं बोलूंगी मैथमेटिकल मॉडलिंग। उसकी हेल्प की वजह से आप प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि कोई डिजीज आफ्टर सम टाइम उसका फ्यूचर कैसा रहेगा या कितना उसको हम उससे बाहर आ पाएंगे। तो स्टैटिस्टिक्स बहुत हेल्पफुल है। फिर मैं दूसरी बात करूंगी मेडिकेशंस के बारे में। जैसे कि आपको कोई डिजीज हो गया है या कोई इलनेस है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। तो वो मेडिसिन कितना देना है, डोज, ये सब चीज़ का जो कैलकुलेशन है वो डॉक्टर मैथ्स की हेल्प से ही कर पाते हैं। तीसरा बात करेंगे सीटी स्कैन और एक्सरेज के बारे में। तो जो आपकी पिक्चर्स जो आप देखते हैं, आपको दिया जाता है स्कैन, वो कैसा होता है, दैट इज 2 डायमेंशनल इमेज। पर डॉक्टर उसको स्टडी कैसे करते हैं, और आपके लिए वो स्टडी करना क्यों मुश्किल होता है, क्योंकि 2 डायमेंशनल इमेजेस जो है उसको 3D इमेजेस में डॉक्टर समझते हैं पहले, फिर वो आपको एक्सप्लेन करते हैं। और लास्ट में मैं बात करूंगी, मान लीजिए जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने स्पेक्टिकल्स यूज किया हुआ है। तो कोई भी आदमी जो है अगर उसको आई साइट का प्रॉब्लम है और वो चाहता है कि मुझे स्पेक्स की जरूरत है, तो होता क्या है कि आपकी पावर को कैलकुलेट किया जाता है, जो कि प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। तो मेरी पावर माइनस में है और किसी कोई अगर एजेड पर्सन है तो वो प्लस में भी पावर आ सकता है। तो कैलकुलेशन होता है पावर का, और फिर उसके बाद आपको स्पेक्टिकल्स बताया जाता है कि आप इस तरीके का स्पेक्टिकल्स यूज करेंगे। तो मान लीजिए आपको कोई इलनेस हुआ है और आप गए हैं डॉक्टर के पास में अपनी बीमारी को लेके, और आपको चाहिए उसका ट्रीटमेंट। तो डॉक्टर के पहले 2 क्वेश्चंस क्या इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपका एज क्या है, या फिर आपका हाइट क्या है, आपका वेट क्या है। ये 3 जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हर आदमी के हिसाब से जो आपके मेडिकेशंस का डोज है वो कैलकुलेट करना इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अब मैं आपके स्क्रीन पर एक फॉर्मूला देख सकते हैं जो है अमाउंट ऑन हैंड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी यू हैव इक्वल टू डिजायर्ड अमाउंट
डिवाइडेड बाय x। तो अमाउंट ऑन हैंड और क्वांटिटी यू हैव, ये मैं पहले एक्सप्लेन करूंगी। जो मान लीजिए आपके पास कुछ लिक्विड है 1 ml के आसपास वो लिक्विड है, और उस 1 ml में जो डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट है दैट इज नथिंग बट 60 मिलीग्राम कॉन्स्टिट्यूएंट है। मान लीजिए डॉक्टर चाहता है कि आपकी बॉडी में जो डिजायर्ड अमाउंट वो एक दिन में अगर जाना चाहिए दैट शुड बी लाइक 180 मिलीग्राम। तो यहाँ पर डॉक्टर को ये समझना होगा जो आपका एक्स है कि कितना आपको जो क्वांटिटी है वो पीना होगा जिससे आपकी बॉडी में 180 मिलीग्राम डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट जा सके। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे बाय हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, और आपको जो आंसर मिलेगा दैट वुड बी x इक्वल टू 3 ml। तो ये किस चीज का एप्लीकेशन आपने लगाया है? बेसिकली आपने यूज किया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर, और उसकी हेल्प से पता चला कि कौन सी मेडिकेशन कितने डोज देना होगा। दूसरी मैं बात करूंगी जैसे कि एक जेनेटिक ट्रेट है, मैं कहूंगी आई कलर को लेके। मान लीजिए आपके फादर है और उनकी आई कलर है ब्लू कलर की, और जो मदर है वो है उनकी आई कलर जो है वो ब्राउन कलर का है। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि फादर की जो आई कलर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल एक्स एंड स्मॉल एक्स। इसमें जो कैपिटल एक्स आप देख पा रहे हैं दैट इज डोमिनेंट एलिल, और जो स्मॉल एक्स है दैट इज नथिंग बट रिसेसिव एलिल। तो डोमिनेंट और रिसेसिव में डिफरेंस क्या है? एक्चुअली कैपिटल एक्स जहां पे इंक्लूड होगा, जैसे कि आप 4 आउटकम्स यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैंने मल्टीप्लाई करा फादर के जो एलिल्स हैं और जो मदर के हैं उनको मल्टीप्लाई करके मेरे पास जो टोटल आउटकम्स आए हैं वो है 4, जिसमें से कैपिटल एक्स जहां भी प्रेजेंट होगा वो ब्लू कलर को डेमोन्स्ट्रेट करेगा, और जहां पर कैपिटल एक्स बिल्कुल नहीं है और खाली स्मॉल एक्स है दैट विल रिप्रेजेंट ब्राउन कलर। तो यहाँ पर कितने पॉसिबल आउटकम्स आपको ऐसे लगते हैं जिससे ब्लू कलर बन सकता है जिसमें कैपिटल एक्स है? तो देयर आर ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स जिसमें ब्लू कलर है, और यहाँ पर 2 ऐसे आउटकम्स हैं जिसमें ब्राउन कलर है। तो यहाँ पर कितने चांसेस हैं कि आपके बच्चे का कलर आई कलर ब्लू होगा या आपके बच्चे का आई कलर ब्राउन होगा? तो मैं यहाँ पर कहूंगी कि 4 में से 2 अगर पॉसिबिलिटीज ब्लू कलर की हैं दैट इज 50% पॉसिबिलिटी टू हैव ब्लू कलर एंड 50% पॉसिबिलिटीज टू हैव ब्राउन कलर। नाउ आई विल तो ये एक एप्लीकेशन हो गया प्रोबेबिलिटी को लेके। आपने इस कलर ट्रेट को जानने के लिए आपने जो टॉपिक यूज किया है मैथमेटिक्स का दैट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी। थर्ड में जाऊंगी एक फॉर्मूला की तरफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में इस फॉर्मूले का यूज बहुत ज्यादा होता है, और फॉर्मूला जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, फॉर्मूला है F इक्वल टू r⁴ P डिवाइडेड बाय 8ml, जिसमें R है आपका रेडियस ऑफ आर्टरी, P होगा प्रेशर डिफरेंस ऑफ द आर्टरी, N होगा विस्कोसिटी ऑफ ब्लड एंड L होगा लेंथ ऑफ द आर्टरी। तो बेसिकली ऐसा है कि जब प्रेशर डिफरेंस आर्टरी का ज्यादा रहता है, मतलब प्रेशर डिफरेंस अगर ज्यादा होगा तो फ्लो भी जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो ज्यादा होगा। फॉर्मूले का नाम है पॉइजलीज इक्वेशन। नाउ आई विल टॉक अबाउट रेडियोथेरेपिस्ट के बारे में। जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर जगह पर कैंसर है और वहां पर कीमोथेरेपी को अप्लाई करना है, तो वो जो कीमोथेरेपी का जो बीम है वो टारगेट करेगा एक पर्टिकुलर लोकेशन को। तो वो होना चाहिए एट अ सर्टेन एंगल जिससे कि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाए, क्योंकि एंगल जरूरत से ज्यादा कम हो या एंगल जरूरत से ज्यादा हो कि वो उसका डायरेक्शन कहीं और ना हो, तो एक फिक्स्ड एंगल डॉक्टर्स को कैलकुलेट करना पड़ता है जिससे वो बीम डायरेक्ट जो टारगेट है उसके ऊपर जाए और उसको ट्रीट कर सके। किसी भी तरीके का ट्यूमर या कैंसर कुछ भी हो सकता है, तो रेडियोथेरेपिस्ट के लिए वो एंगल कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे ये एप्लीकेशन आप समझ सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर हेल्पफुल है आपके लिए कि आप उस एंगल को समझ पाए। फिर मैं बात करूंगी मशीन लर्निंग के बारे में। जैसे कि मशीन लर्निंग और डाटा साइंस का आजकल बहुत ट्रेंड है। किसी भी एक आदमी से आप पूछ लीजिए कि आपको मशीन लर्निंग का पता है, तो थोड़ा बहुत उनको सबको मालूम होता है, और एक ग्रोइंग फील्ड है, मतलब आपका फ्यूचर ब्राइट है अगर आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है और थोड़ा बहुत आइडिया है इस फील्ड के बारे में। तो मशीन लर्निंग की जो सब ब्रांच है दैट इज डीप लर्निंग,
और डीप लर्निंग में काफ़ी सारे एल्गोरिदम्स लिखे जा चुके हैं। वो क्यों हेल्पफुल है मेडिकल साइंस में? जैसे मान लीजिए ट्यूमर है, ट्यूमर की जो इमेजेस है वो ली जाती हैं और उनसे डिटेक्ट ये किया जाता है कि आप जो बॉडी में ट्यूमर है दैट इज बेनाइन और मैलिग्नेंट। बेनाइन और मैलिग्नेंट आप थोड़ा सा गूगल पे सर्च कीजिए, आपको उसका डिफरेंस पता चलेगा और वो उस एल्गोरिदम की हेल्प से पता चलता है कि ट्यूमर किस कैटेगरी में आता है। तो मैं यहाँ पर बताऊंगी आपको कि पहले के टाइम पर जैसे कैंसर्स होता था तो ट्रेडिशनल वेज क्या होते थे उसको ट्रीटमेंट करने के लिए, और अब कैसे कैसे चेंजेस आ रहा है टूवर्ड्स द ट्रीटमेंट। जैसे पहले के टाइम पे कैंसर्स अगर किसी की डायग्नोस होता था तो बहुत सारे फ्लोरेसेंट इमेजेस लिया जाता था, उसके बाद कलेक्शन होता था सिटी स्कैन्स का और MRIs का। इसको लेने में एक तो टाइम बहुत लगता था और कॉस्ट बहुत ज़्यादा जाता था। फिर एक टीम की रिक्वायरमेंट होती थी, एक्सपर्ट फिजिशियंस की हेल्प से उस जो आपका कैंसर है उसको स्टडी किया जाता था, डायग्नोस किया जाता था, और फिर एक डॉक्टर्स की टीम फैमिली से डिस्कशन करती थी कि पुराना मेडिकल हिस्ट्री कैसा रहा है या कितने लोगों को इस तरीके का प्रॉब्लम रहा है, तो वो प्रेडिक्ट करते थे कि क्या क्या होने की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर बहुत सारा डिस्कशन, बहुत सारी इमेजेस की रिक्वायरमेंट होती थी, बहुत सारा टाइम चाहिए था, कॉस्ट लगती थी। तो कैंसर टाइप की जो एक डिजीज थी बहुत पहले के टाइम में एक बहुत बड़ी बीमारी होती थी जिसका ट्रीटमेंट करना एक चैलेंज से कम नहीं होता था। पर आज के टाइम में चीज़ें बहुत बदल गई हैं। अभी अगर मैं बात करूँ, MIT की एक मीडिया लैब में एक टीम काम कर रही है जो एक 2 गोल्स को लेके काम कर रही है, जिनका कि पहला गोल है सिंगल मेडिकल इमेज। खाली एक इमेज वो लेते हैं जो बहुत ही एडवांस्ड होती है, सिंगल मेडिकल इमेज का नाम दिया गया है। क्यों वो हेल्पफुल है? एक इमेज से वो कलेक्ट करते हैं ट्रेनिंग डाटा पॉइंट्स, बहुत सारा सेट वो कलेक्ट कर लेते हैं उस इमेज से, और वो हेल्पफुल होता है उनके लिए स्टडी करने में। सेकेंड गोल है उनका टू रिड्यूस यूज ऑफ एक्सपेंसिव इमेजिंग टेक्नोलॉजीज टू स्क्रीन पेशेंट्स। तो DSLR कैमरास की हेल्प से 50 इमेजेस का कलेक्शन लिया जाने का गोल है उनका। मोबाइल फोन भी यूज किया जा सकता है और उस 50 इमेजेस को वो जो सिंगल मेडिकल इमेज है उससे मिलाकर देखते हैं और फिर स्टडी करते हैं कैंसर के बारे में, और उसका जो ट्रीटमेंट है वो अर्ली पॉसिबल ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, ये सब रिसर्च वहाँ पर चल रहा है। और होपफुली बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको फ्यूचर में देखने के लिए मिलेंगे और आप स्टडी भी कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में। अब मैं लास्ट अपने वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि कौन कौन से ऐसे फील्ड हैं एट प्रेजेंट टाइम जो मैथ्स और बायो के कॉम्बिनेशन से बने हैं और जो आप कर सकते हैं, जिसमें आपका फ्यूचर हो सकता है। अगर दोनों ही सब्जेक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो वो आप किस लाइन में जा सकते हैं। जैसे मैं बात करूंगी बायो मैथमेटिक्स, बायो फिजिक्स, बायो स्टैटिस्टिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, एस्ट्रोबायोलॉजी, ये सारे फील्ड्स हैं जिसमें आपको दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा। कुछ ऐसे फील्ड हैं जो इंडिया में हैं कोर्सेज, आप एडमिशन ले सकते हैं और अपना करियर उसमें बना सकते हैं। इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ये सब्जेक्ट अपनी कंट्री में पढ़ने के लिए नहीं मिल पा रहा है तो आप जाइए फॉरेन कंट्री में, डेफिनेटली आपको ये सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे और आप अपना करियर उसमें बना पाएंगे। आई होप ये समझ पाएंगे कि मैथमेटिक्स भी मेडिकल साइंसेस में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आगे से बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं वो मैथ्स को कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन फाइनेंस एंड आई होप वो वीडियो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।